जो लोग लोगों को मारते हैं वे जानते हैं कि रस्सी, टेप, काला बड़ा प्लास्टिक बैग और ड्रायर, नमी सोखने वाला पदार्थ जैसी चीजें हमेशा साथ रखनी पड़ती हैं। लेकिन कॉलेज के पहले ही दिन छात्र संघ स्टूडेंट यूनियन की रूम इंस्पेक्शन टीम ने मेरा पूरा सामान उलट पुलट कर दिया। उन चीजों को देखते ही उनमें से एक लड़की का चेहरा बदल गया। क्या ये वही फरार सीरियल किलर तो नहीं? रात को मैं पैसे गिनते हुए अपना मेकअप उतार रही थी कि अचानक हॉस्टल के कमरे का दरवाजा जोर से लात मारकर खोल दिया गया। फिर लाल आर्म बैंड पहने 3 लड़कियां अंदर आईं। उनमें से एक, जिसके बाल ऊंची पोनीटेल में बंधे थे, मुझे बैठा देखकर ठंडे स्वर में बोली, अब भी बैठी हो? स्टूडेंट यूनियन की चेकिंग है। अभी तक उठकर सीनियर मेयो सिस्टर को नमस्ते नहीं किया? उसकी नेम प्लेट पर झूपिंग लिखा था। मैंने चुपचाप खून से सना टिश्यू पेपर कूड़ेदान में फेंका और कहा, मुझे याद नहीं कि कोई नियम है जिसमें सीनियर्स को देखकर नमस्ते करना जरूरी हो। मेयू नाम की लड़की ने ठंडी हंसी हंसी, नियम तो मरे हुए होते हैं, इंसान जिंदा। एक सीनियर होने के नाते मैं बता सकती हूँ कि यूनिवर्सिटी भी एक छोटा समाज है। अगर तुम हालात के हिसाब से चलना नहीं सीखोगी तो कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगी। दूसरी लड़की लिताओ बोली, जल्दी खड़ी हो जाओ, जब स्टूडेंट यूनियन चेकिंग करे तब कोई बैठ या लेट नहीं सकता। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मेयू ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारा, रोज इतना मेकअप करती हो, पता नहीं किसे फंसाने की कोशिश है। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर अपना गुस्सा दबा लिया। अभी उनसे भिड़ने का सही समय नहीं था। आखिर कमरे में कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें अभी छिपा कर रखना जरूरी था। मेयू ने हाथ हिलाया और झूपिंग मेरे पास रखे कूड़ेदान की ओर बढ़ गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं कूड़ेदान को पीछे सरकाने ही वाली थी कि उसने मुझे धक्का देकर हटाया और बोली, कूड़ेदान में कूड़ा पड़ा है, 5 अंक कटेंगे। मैंने मजबूर होकर मुस्कुराते हुए कहा, कूड़ेदान तो कूड़ा रखने के लिए ही होता है। झूपिंग ने घूर कर कहा, तुम स्टूडेंट यूनियन हो या हम? हमारे नियम ही नियम है। इतना कहकर वह मेरी मेकअप टेबल खंगालने लगी। जब उसने उस खून लगे टिश्यू पर ध्यान नहीं दिया तो मैंने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसकी नजर मेरे परफ्यूम की बोतल पर पड़े ब्रांड लोगो पर गई। उसकी आंखें चमक उठी। वह तुरंत बोतल उठा लाई और बाकी दोनों लड़कियों के पास जाकर परफ्यूम छिड़कने लगी। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। बड़े ब्रांड की चीजें सच में अलग होती हैं। लगता है ये लड़की काफी अमीर है। इस एक बोतल की कीमत तो मेरी 2 महीने की पॉकेट मनी के बराबर होगी। मैं उनके पास गई और शांत आवाज में पूछा, सीनियर, आप लोग मेरी चीजें क्यों ले रहे हैं? मेयू ने इशारा किया तो लीताओ आगे बढ़ी और मुझे जोर से धक्का दे दिया। इतना शोर क्यों मचा रही हो? सीनियर्स से बात करने की तमीज नहीं है क्या? परफ्यूम भी प्रतिबंधित सामान की सूची में आता है। ऐसे सामान को जब्त करना हमारे छात्रावास निरीक्षण दल की जिम्मेदारी है। मैं कुछ कहना चाहती थी लेकिन तभी मेयू की नजर मेरे भरे हुए सूटकेस पर पड़ गई। उसने आंखें घुमाई और कहा, तुम लोग इसका सूटकेस खोलो, देखो इसके अंदर और कौन कौन सी प्रतिबंधित चीजें छिपी हुई हैं। मैंने आंखें सिकोड़ ली और उनके सामने खड़ी हो गई। ये मेरा निजी सामान है, चाहे छात्र संघ ही क्यों ना हो। आपको मेरी अनुमति के बिना इसकी तलाशी लेने का अधिकार नहीं है। झूटिंग और लीताओ मेरे पास आई। उन्होंने मेरे बाल पकड़कर मुझे एक तरफ घसीट दिया। मेयू मेरे पास आई, मेरे गाल पर हल्के से थपथपाते हुए मुस्कुराई और बोली, इस स्कूल में छात्र संघ ही कानून है। मैं छात्र संघ की उपाध्यक्ष हूँ। मेरे पास तुम्हें आज्ञाकारी बनाने के अनगिनत तरीके हैं। मेरी नजर उन दोनों के गलों पर गई। वहाँ सिर्फ एक हल्का सा वार और उनका गला कट सकता था। खून उनके श्वासनली में भर जाता। वे चीख तक नहीं पाती। बिना किसी आवाज के सब खत्म हो जाता। लेकिन बहुत सोचने के बाद भी मैंने खुद को रोक लिया। मेयू झुककर सूटकेस खोलने लगी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ झिप तक पहुंचा वह अचानक रुक गई। उसने सिर घुमाया और भौहें सिकोड़ ली। तुम्हारी रूममेट्स कहाँ हैं? इतनी देर हो गई, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अगर वे रात भर हॉस्टल से बाहर रहीं तो मैं उनकी रिपोर्ट कर दूंगी। मैं मुस्कुराई और समझाते हुए बोली, शायद वे बहुत देर तक घूमती रहीं, इसलिए बाहर किसी होटल में रुक गई होंगी। मेयू हंस पड़ी। अगर उन्हें समाचारों में दिख रहा वह फरार सीरियल किलर मिल जाए तो और भी मजा आ जाएगा। सुना है हमारे कॉलेज का एक काउंसलर था, हे च्यांग, उसे मारकर दर्जनों टुकड़ों में काट दिया गया था। जो रात भर बाहर घूमते हैं, मर भी जाए तो कोई अफसोस नहीं। इतना कहकर वह झुक गई और एक झटके में सूटकेस की जिप खोल दी। ये आखिर क्या बकवास है? मेयू ने सूटकेस के अंदर रखी चीजें एक एक करके बाहर फेंकना शुरू कर दिया। जब उसे अपनी मनचाही चीज नहीं मिली तो वह नाराज होकर खड़ी हो गई। उसने बाकी दोनों लड़कियों से कहा, तुम लोग कमरे के दूसरे हिस्सों की तलाशी लो, देखो कहीं और कोई नियम विरुद्ध सामान तो नहीं रखा। लेकिन झूटिंग हिली तक नहीं। वह जमीन पर बिखरी हुई उन चीजों को घूरती रह गई जो मेरे सूटकेस से निकली थी। मेयू झल्लाकर बोली, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और तलाश करो। झूटिंग ने घबराकर थूक निकला। उसने मेरी तरफ देखा और फिर मेयू से बोली, यू दीदी, इसके सूटकेस में रखी चीजें कुछ अजीब हैं। कोई सामान्य नई छात्रा इतनी बड़ी मात्रा में वाटरप्रूफ प्लास्टिक शीट, नमी सोखने वाले ड्राइंग एजेंट, ड्रायर पैक और काले कचरे के बैग क्यों साथ लाएगी? मैं अक्सर सस्पेंस और क्राइम उपन्यास पढ़ता हूँ। मुझे लगता है तुम उपन्यास पढ़ पढ़कर पागल हो गए हो। इसकी पतली दुबली काया देखकर तुम्हें सच में लगता है कि ये किसी को मारकर उसके टुकड़े कर सकता है? मैं भी अपने फोन पर बड़े बड़े अपराधों की खबरें देखता रहता हूँ। ये वाटरप्रूफ शीट इसलिए रखी जाती है ताकि किसी शव के टुकड़े करते समय खून इधर उधर न फैले और बाद में सफाई आसान रहे। काले प्लास्टिक बैग इसलिए होते हैं ताकि शव के हिस्सों को आसानी से ले जाया जा सके। और यह सुखाने वाला पाउडर बदबू और सड़न रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। शव को इससे ढककर प्लास्टिक में लपेट दिया जाए तो वह काफी समय तक बिना बदबू किए सुरक्षित रह सकता है। और यहाँ इतनी मोटी रस्सी भी
भी है। कौन जाने इसका रूममेट सच में घूमने गया हो या नहीं। हो सकता है कि वही हाल ही की खबरों में दिखाया जाने वाला। उसकी बात पूरी होने से पहले ही दोनों शक भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। मैं हल्के से मुस्कुराया और बोला, मुझे मिट्टी की मूर्तियां बनाना पसंद है। मैं फर्श पर वाटरप्रूफ शीट इसलिए बिछाता हूँ ताकि मिट्टी और गीला मिश्रण इधर उधर न फैले। तैयार मूर्तियों को नमी से बचाने के लिए ड्राइंग एजेंट के साथ रखना पड़ता है, वरना बरसात के मौसम में वे खराब हो सकती हैं। प्लास्टिक बैग तो मैंने ऑनलाइन ऑफर में सस्ते मिल रहे थे, इसलिए ज्यादा खरीद ली। वैसे भी किसी न किसी काम आ ही जाते हैं। सच कहूँ तो तुम लोगों की कल्पना शक्ति काफी जबरदस्त है। दीदी, कुछ गड़बड़ है, सच में बहुत गड़बड़ है। इन वॉलपेपरों को देखिए। अब वॉलपेपर में क्या गड़बड़ है? क्या इन्हें भी तुम किसी हथियारे से जोड़ दोगे? आप लोग ध्यान से देखिए, ये साधारण वॉलपेपर नहीं है। इनकी सतह उभरी हुई है और इनमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं। मैंने इंटरनेट पर इनके बारे में पढ़ा है। ये महंगे साउंड प्रूफ वॉलपेपर हैं। इन्हें लगाने के बाद अगर इस कमरे में कोई जोर जोर से चिल्लाए भी तो बाहर खड़े लोगों को मुश्किल से कुछ सुनाई देगा। यकीन न हो तो खुद जाकर आजमा लीजिए। मेयू ने इशारा किया और ली ताओ कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर गई। कुछ देर बाद वह वापस आई। मेयू ने पूछा, मैंने तुम्हें बाहर जाकर जांचने को कहा था, फिर हमें कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया? ली ताओ हैरानी से बोली, मैं बाहर खड़ी होकर इतनी देर तक चिल्लाती रही, क्या आप लोगों को सच में कुछ भी सुनाई नहीं दिया? मैंने दरवाजे को कई बार जोर जोर से भी पीटा था। दूसरी लड़की तुरंत दरवाजे के पास गई और ध्यान से उसे देखने लगी। इधर देखो, सिर्फ दीवारों पर ही नहीं, दरवाजे पर भी साउंड प्रूफ वॉलपेपर लगा हुआ है। इतना ही नहीं, दरवाजे की दरारों पर भी साउंड सीलिंग रबर लगाया गया है। यानी अगर यह दरवाजा बंद हो जाए तो अंदर चाहे कितना भी शोर मचे, बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। उसकी बात खत्म होते ही मेयू और ली ताओ दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मेयू ने खुद को संभालते हुए गुस्से में कहा, तुम लोग डर क्यों रहे हो? मान लो ये सच में कोई सीरियल किलर है तो क्या यह एक ही पल में हम तीनों को खत्म कर देगा? लेकिन तुमने अपना कमरा इस तरह क्यों बना रखा है? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मैंने दोनों हाथ फैलाए और मासूमियत से जवाब दिया, असल में मैं मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाला एक लाइव स्ट्रीमर हूँ। मैं ज्यादातर रात में लाइव आकर काम करता हूँ। मुझे डर था कि मेरे काम की आवाज से आसपास के लोग परेशान न हो, इसलिए मैंने कमरे को साउंड प्रूफ बना लिया। मेयू ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी शक साफ दिखाई दे रहा था। वह कुछ और कहना चाहती थी, तभी झूटिंग ने बीच में टोका, क्या तुम लोगों को कोई बदबू आ रही है? नहीं तो शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। लेकिन मेयू ने गंभीरता से हाथ उठाकर उसे रोका, नहीं, ध्यान से सूंघो, सच में कोई बदबू आ रही है। लगता है बालकनी की तरफ से आ रही है। एक पल में उन तीनों की निगाहें बालकनी में रखी उस विशाल स्टोरेज अलमारी पर जाकर टिक गईं। फिर मेयू ने ली ताओ की तरफ देखा, तुम जाकर अलमारी खोलकर देखो। मैं बिना किसी भाव के आगे बढ़ी और धीरे से बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया। देखने लायक कुछ नहीं है, अंदर बस कुछ सामान रखा है। शायद कोई कचरा फेंकना भूल गई हूँ, इसलिए बदबू आ रही होगी। कल मैं सब साफ कर दूंगी, सीनियर्स को परेशानी नहीं होगी। यूं जी, क्यों ना आज यहीं से चलते हैं? इस कमरे की जांच भी लगभग पूरी हो गई है। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद देखती हूँ। ये कहकर मेयू ने मुझे एक तरफ धक्का दिया, बालकनी का दरवाजा खोला और सीधे अलमारी के पास पहुंच गई। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, उसकी आंखें फैल गईं। वह डर के मारे अपनी नाक ढकर पीछे हट गई। उसी समय एक तीखी और सड़ी हुई बदबू पूरे कमरे में फैल गई। मैं बिना किसी भाव के धीरे धीरे दरवाजे तक गई और छात्रावास के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद मैं भी बालकनी की तरफ बढ़ी। मेयू कांपते हुए हाथ से मेरी ओर इशारा करने लगी, अलमारी के अंदर तुम्हारी रूममेट का सिर है, तुम वही सीरियल किलर हो। तुमने दरवाजा बंद कर दिया है, क्या तुम हमें भी मारकर मुंह बंद करना चाहती हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उस काले प्लास्टिक बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे तुम लोगों की कल्पना शक्ति तो कमाल की है। इन बैगों में मेरी बनाई हुई मिट्टी की मूर्तियां रखी हैं। यकीन ना हो तो खोल कर देख लो। लेकिन मेयू अब भी मुझे घूर रही थी। तो फिर ये बदबू किस चीज की है? ऐसी सड़ी हुई गंध तो सिर्फ मांस के गलने से आती है। अरे हाँ, मैं तो ये बात बिल्कुल भूल ही गई थी। यह कहकर मैं अलमारी के पास गई और उसकी निचली शेल्फ से अंडों का एक डिब्बा निकाल लिया। जैसे ही डिब्बा बाहर आया, उससे भयानक बदबू का झोंका निकला। कुछ समय पहले मैंने अंडों का एक डिब्बा खरीदा था, लेकिन बाद में पता चला कि सारे अंडे टूट चुके थे, इसलिए मैंने उसे अलमारी में रख दिया था, फिर निकालना ही भूल गई। अगर आज तुम लोगों ने ध्यान न दिलाया होता तो पता नहीं वह और कितनी देर वहीं पड़ा रहता। मुझे अंडों का डिब्बा निकालते देख तीनों के चेहरे पर साफ राहत दिखाई देने लगी। ली ताओ हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी और काले प्लास्टिक के बैग की तरफ देखने लगी। अगले ही पल उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई, कियाओ युए, मैंने कियाओ युए को देखा है। ये सुनते ही मेयू और झूटिंग के चेहरे का रंग उड़ गया। मेयू गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और जोर से एक लात मारते हुए बोली, चुप हो जा, क्या बकवास कर रही है तू? ली ताओ घबराहट और डर से कांप रही थी। उसने कांपती उंगली से अलमारी के ऊपर रखे प्लास्टिक बैग की ओर इशारा किया, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मेयू सावधानी से एक कदम आगे बढ़ी और गर्दन बढ़ाकर अलमारी के अंदर झांका। अंदर का नजारा देखते ही वह भी 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखें मुझ पर टिक गईं। तुम आखिर हो कौन और कियाओ युए से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने हैरानी से कहा, मैं किसी कियाओ युए को नहीं जानता। क्या वो तुम्हारी दोस्त है? मेयू ने मिट्टी से बने उस चेहरे की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए पूछा, अगर तुम उसे नहीं जानते तो उसका चेहरा क्यों बनाया? मैं मुस्कुराया, तो उसका नाम कियाओ युए है। मैंने उसकी तस्वीर कॉलेज के फोरम पर देखी थी। वो सैन्य प्रशिक्षण की यूनिफॉर्म पहनकर नाच रही थी। किसी ने उसकी तस्वीर खींचकर पोस्ट कर दी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए मैंने बिना अनुमति के उसे अपना मॉडल बना लिया। तभी जमीन पर बैठी ली ताओ भी धीरे धीरे संभल गई।
अचानक वह उठ खड़ी हुई और पूरी ताकत से मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। क्या तुम पागल हो? कोई ऐसी डरावनी चीज बनाकर अलमारी में रखता है क्या? मेरे गाल पर जलन फैल गई। मैंने धीरे से अपना चेहरा छुआ लेकिन कुछ नहीं कहा। मेयू ने मुझे ध्यान से कई बार ऊपर से नीचे तक देखा और फिर ठंडी आवाज में बोली, आज के लिए तुझे छोड़ रही हूँ, आगे से सीधा साधा रहना। इतना कहकर तीनों दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाली थी, मेरे बिस्तर के नीचे से अचानक कोई भारी चीज टकराने जैसी आवाज आई। ये कैसी आवाज थी? तीनों डर के मारे कांप उठी। तीन जोड़ी आंखें एक साथ बिस्तर के नीचे फैले अंधेरे की तरफ मुड़ गईं। मैं हंसते हुए बोला, शायद नीचे की लकड़ी की पट्टी टूटकर गिर गई होगी। लेकिन मेयू ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, वो लकड़ी की आवाज बिल्कुल नहीं थी। तुम आखिर क्या छिपा रहे हो? लीताओ झल्लाकर बोली। इससे बहस करने का क्या फायदा? मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। मैं बिना घबराए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी सलाह है कि खुद के लिए मुसीबत मत ढूंढो। कभी कभी ज्यादा जिज्ञासा अच्छी बात नहीं होती। लीताओ गुस्से से भड़क उठी। अरे वाह, अभी कॉलेज में कदम रखा नहीं और तेरे पर निकल आए? तू खुद को समझता क्या है? ये कहते हुए उसने फिर मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इस बार उसका हाथ हवा में ही रुक गया। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली, फिर हल्का सा धक्का दिया। वह सीधे जमीन पर जा गिरी। मेयू की आंखें फैल गईं। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मुझ में इतनी ताकत होगी। उसने घबराकर एक कदम पीछे लिया और बोली, बहुत अच्छा, तुमने सीनियर पर हाथ उठाने की हिम्मत की है। अब पूरे 4 साल कॉलेज में चैन से नहीं रह पाओगे। मैं अभी छात्र संघ के अध्यक्ष को फोन करती हूँ और तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती हूँ। मेयू ने मोबाइल निकाला और तेजी से एक नंबर मिलाया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की सारी अकड़ गायब हो गई, क्योंकि एक तीखी मोबाइल रिंगटोन अचानक बिस्तर के नीचे से सुनाई देने लगी। रिंगटोन लगातार बजती रही और फिर बिस्तर के नीचे से एक आदमी लुढ़कता हुआ बाहर आया। उसका पूरा शरीर टेप से कसकर लपेटा हुआ था और वह मोबाइल की वही घंटी बजा रहा था जिस पर मेयू अभी अभी कॉल कर रही थी। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें। पार्ट 2।